हेलो स्टूडेंट्स, हम गुड मॉर्निंग। आज फिर से मिलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज एपी का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले 9 तक मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको एक्स्ट्रा बढ़ाइए। और मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखो तो उस पर हमने अगली बार में उसको देखेंगे नहीं, आगे चल के वीडियो में बनाऊंगा जो आपके कमेंट की समस्या को दूर कर देगा। और आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो, अच्छे से देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर पूरी वीडियो को कंप्लीट देखोगे शुरू से लेकर लास्ट तक तो आप उसको पूरा समझ पाओगे। और आप इसके पहले जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया है उसमें आपको पहला वाला चैप्टर जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया है उसको आप क्लियर ढंग से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने पूरा फार्मूला की एडजस्टमेंट करके डाला है वीडियो में, उसका भी पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। हर एक चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने पहला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखोगे, बार बार देखो, उसे समझो और लास्ट तक देखो। वीडियो को बीच में छोड़ो ना, शुरू से स्टार्ट करो, लास्ट तक देखो, उसके कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप देखो और आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा मैं, ठीक है। और जरूर शेयर सब्सक्राइब करें आप लोग, अपने फ्रेंड्स में उसको आगे बढ़ाइए। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन और हमेशा भी आता रहता है एग्जाम्स में। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन टच कराता है। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छे हैं। और ये ना सोचिए आप कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक द बेस्ट बुक और हमेशा ये अच्छा कुछ देता है। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको कई सारी चीजों के लिए, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो, 11th के बच्चा है जो 10th के एग्जाम दिया नहीं दिए, आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो तो उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि 10th का पूरा सॉल्यूशन देखा रहो तो 11th अच्छा मिलेगा आप लोग करने को। क्योंकि 11th में भी ये चैप्टर दिया है एपी जीपी, उनका भी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। 11th क्लास का भी जल्द ही आने वाला है, क्लास 9 का भी। बट तभी तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है आप सबको बताया जाए कि सो दैट A1 A2 A3 and so on AN और dot far from, ये फॉर्म है, ये फॉर्म इन AP, फॉर्म एंड AP। अगर ये AP में है, समझिए एक पॉइंट को समझा जाता है, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। Where AN is a defined, क्या डिफाइन कर रहा है? एज बिलो। क्या बिलो है भैया? दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। an इज इक्वल टू 3 + 4n और सेकेंड पार्ट है आपका an इज इक्वल टू 9 - 5 है। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। अगर अच्छे से आप देखो तो कंफर्म है आप पूरा का पूरा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और क्या पूछ रहा है? आल्सो सो दैट करना, आपको शो करना है जिससे सीक्वेंस जो बन के आएगा वो एपी में आएगा कि नहीं आएगा। सीक्वेंस जो बन के आएगा वो एपी में बन के आएगा कि नहीं आएगा। हरिओम जी देखिए इधर, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ये आपका क्वेश्चन है। स्टार्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैंने क्वेश्चन को सामने लिखा है, इसको आप देखने का प्रयास करिए, ठीक है। क्या लिखा गया है? an की वैल्यू 3 + 4n है, an की वैल्यू 9 - 5n है। हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसके 15 टर्म्स फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने हैं ना, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना होगा ना, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, सॉरी सम ऑफ, लिखा तो है ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। सॉल्यूशन पहला पार्ट an इज इक्वल टू, मैं आपको सेकेंड पार्ट ही बता देता हूँ, चलो देखो पहला ही an इक्वल टू 3 + 4n है। आप क्या पुट करो? 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म निकलेगा
1 पुट करो 3 + 4 × 1 7 आ गया। ये 2 पुट करो 4 × 2 4 टू जाए 3 11 आ गया। ये 3 निकालो 3 + 4 × 3 तो 12 आएगा, तो 12 और 3 15 आ जाएगा। एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। चेक करो 11 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 4, 15 में से 11 जाएगा क्या आएगा 4, यानी इसे एपी फॉर्म एपी चेक तो हो गया। और ये 50 निकाल दो क्योंकि मुझे सब निकाला 15 का उसका, तो ये 15 मेरे लास्ट में काम करेगा। 3 + 4 × 15 63 आएगा। ओके, तो शो मैंने चेक कर दिया कि 7 11 एंड 15 डॉट 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 कोई टर्म्स आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी। कैसे, तो बिकॉज कैसे आ गया, तो T2 - T1 11 - 7 4 आ गया। T3 - T2 15 - 11 ये भी 4 आ गया। एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया ना, तो चेक हो गया कि एपी के फॉर्म में है। और एपी में है अगर, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 15 टर्म्स मतलब SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l होता है, यानी कि और S15 = 15/2 और a का मतलब फर्स्ट टर्म क्या निकाला आपका 7 और l मतलब लास्ट टर्म मतलब 15 टर्म्स क्या निकाला आपने 63। यही मेरे लिए किसका काम करेगा l का काम करेगा। तो हमने लिख दिया फिर सब 63। तो आपकी वैल्यू फाइंड हो गई 15/2 और ये बन जाता है 70। 50 × 35 15 × 5 = 75 7 हो गया। ओके हो गया। फिर से देखो एक बार फिर से चेक करो। आपको कोई सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस nth टर्म, ये क्या दिया आपको, ये क्या दिया है nth टर्म दिया गया है। nth टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म आपने 1 पुट किया तो निकल गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म चेक किया आपने T2 - T1 T3 - T2 तो पता लग गया हमको कि जो दिया है वो क्या है एपी में है और एपी पे चेक हो गया। उसके बाद आपने क्या देखा कि आपको निकालना है कि ये इसका सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बनेगा n/2 + l। ये मतलब कौन है n/2 और a1 प्लस a15 ही तो है, वही निकाला मैंने। यही लास्ट में काम कर दिया, वैल्यू अपनी पुट किया, फाइंड हो गया। सेकंड वाला आप करोगे आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कितनी राउंड आ गया, एक बार नहीं कितनी राउंड आया है ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में कई राउंड दिया है और अकेले ये क्वेश्चन एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है। अकेले ये क्वेश्चन बहुत ही, मैंने बताया था कि एक्सरसाइज 5.43 का हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आगे चलते जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कहो, आपके लिए एकेडमिक के लिए कहो, क्लास 11th का कहो, 10th के लिए कहो, 12th के लिए कहो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बढ़िया क्वेश्चन देखिए और कुछ यूनिक है इस चीज में। बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, लिखता है चल रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सम ऑफ n टर्म्स Sn = मुझे दिया गया है 4n - n² और क्या कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, पहला टर्म क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 टर्म का सम कितना होगा। और उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्या होगा। देखो सम अलग चीज है, टर्म अलग चीज है। सेकेंड नंबर का टर्म सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स वो S2 है, वो T2 है। T2 और S2 में अंतर है ना, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स और T2 का मतलब ओनली सेकंड नंबर का टर्म क्या है। ठीक है, ये पूछा है। उसके अलावा सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड 9th टर्म निकालना है। ओके, मैं शुरू करता हूँ। दिमाग से करें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मैं क्या निकालता हूँ, SN मुझे दिया है 4n - n²। तो आप क्या निकाल रहे हो S1 मतलब क्या 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 = 3। यही मेरे लिए किसका काम करेगा,
फर्स्ट टर्म क्या काम करेगा भाई, देख लो आप, फर्स्ट टर्म क्या काम करेगा, ये बताओ कि मैं अकेले एक टर्म बनता हूँ, मेरा ही सम करना है, तो मैं अकेले मेरा सम क्या होगा, सपोज करो मेरा वेट जो है 60 kg है, तो मेरा सम क्या होगा, 60 का सम अकेले सिंगल फॉर्म में 60 तो होगा, तो सम क्या होता है, एक टर्म का सम कहो चाहे फर्स्ट टर्म कहो, फर्स्ट टर्म भी वही है, सम भी वही है, तो फर्स्ट टर्म भी इसी को कहेंगे हम लोग, ठीक है। निकल गया फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग किसके सिंबल से लिखते हैं, ए से। अब देखिए सम फर्स्ट टू टर्म्स, ये पूछा जाएगा आपसे, यानी इसका मान S2 कहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का सम, तो सम ही है, भर दो इसमें 1, 2 पुट कर दो, -2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 -4, कितना आ गया 4, एक तो यही पूछा है, आप सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकल गया। अब सेकेंड टर्म पूछ रहा है, ये बताओ कि दो लोगों का वजन मिला के 100 kg है, सपोज करो कि हम और मेरा एक स्टूडेंट दोनों का सम मिला कितना kg, 100 kg, मेरा वजन अकेले है 60 kg, तो मेरे स्टूडेंट का वजन कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा 40 kg, दोनों का सम इक्वल टू 100 kg, तो 100 में से 60 को हमने माइनस कर दिया, नहीं निकल गया, तो यहाँ पे दो लोगों का सम मुझे मालूम है ना, दो लोगों का सम मालूम है, और फर्स्ट वाले का सम को हम माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म मालूम हो जाएगा, इतना आसानी समझ गए हम लोग। सेकंड टर्म निकालना है, सो सेकंड टर्म निकालने के लिए, मतलब T2 निकालने के लिए हम लोग S2 में से सम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, S2 में से सम को माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा 4 - 3 = 1, ये निकल गया हमारा कौन सा टर्म, सेकंड टर्म। अब मुझे निकालना है, ये भी हो गया, अब निकाले चल रहा हूं मैं कॉमन डिफरेंस, सब चीज निकालने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा चीज कॉमन डिफरेंस D = होता है T2 - T1, T2 मुझे मालूम है 1, T1 मैंने मालूम कर दिया 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया -2, कितना आसान बात हो गया, कॉमन डिफरेंस मालूम, फर्स्ट टर्म मालूम, कॉमन डिफरेंस मालूम, तो सब कुछ निकाल सकते हैं हम। क्या निकालना है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थर्ड टर्म निकालना है आपको, T3 A + 2B, A मतलब 3, 2B मतलब -2, तो 3 - 4 = -1 निकल गया, ये भी फाइंड हो गया। और क्या चाहिए आपको, 10th टर्म A + 10D, A मतलब 3 है, 10B की वैल्यू -2, तो 3 - 20 = आपने निकाला -80, और nth टर्म कह रहा है, nth टर्म A + n - 1 × D, A की वैल्यू पुट करोगे 3, A की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, चलो किसको कह रहे हैं 18, देखिए यहाँ पे क्या लाया आप लोगों ने, 10th टर्म निकाले A + 10D, 3 + 10 - 2, और ये 3 या -20 में कितना हो जाएगा, ये -70। इस सब बातों को तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये मेरा मिस्टेक नहीं है, जनरल चीज है, इस पे बहुत परेशान नहीं ना आपको कि डिजिट्स को जो चेंजिंग कर रहे हैं, इससे आप देख सकते हो, इसके लिए नहीं, फॉर्मूले में कंसेप्ट गलती नहीं होना चाहिए हमारा। TN निकल के आते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, एक 10 नंबर टर्म यही बता देता हूँ आपको, nth टर्म TN निकालना है, तो TN क्या होगा, A + n - 1 × D, A मतलब 3 है, n - 1 3 ही है, D की वैल्यू क्या निकाला आपने -2, कितना हो गया 3 - 2n + 2, तो 5 - 2, ये निकल गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, और 2-3 बार समझिए, जानिए, खुद पेपर पे से करिए, देखते हुए करते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्लियर हो जाएंगे आप, हर एक के लिए अच्छी बात है ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 40 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 6 के डिविजिबल बताओ नंबर्स क्या हो जाएंगे, 40 नंबर्स हैं, 6 के डिविजिबल 6 होगा, 12 होगा, 18 आएगा, और 24 आएगा, एंड सो ऑन। 40 टर्म्स है, ये नंबर नहीं है, 14 टर्म्स तक। अब मुझे बताओ, A की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू 6 है, और n की वैल्यू कितनी है 40 है, और सम निकालना है, ऐसे ना आपको फाइंड करना है n/2 2A + n - 1 × D। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन हो रही है, ठीक है।
क्या था क्वेश्चन मेरा था कि 6 के मल्टीपल वाले यानी 6 के डिविजिबल वाले 40 नंबर्स बता दो। तो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन 40 टर्म्स ले लिया। n की वैल्यू 40 हो गई, a की वैल्यू 6 हो गई, d की वैल्यू 6 ही हो गई, हो गया। अगर आपको क्वेश्चन बना के देगा, इस पे आप 4 क्वेश्चन अपने लिए बना लो कि बताओ कि 5 के डिविजिबल 8 नंबर्स बता दो, 8 नंबर्स का 5 पे डिविजिबल हो जाए। एक 12 के डिविजिबल नंबर्स बता दो मुझे, 10 टर्म्स हैं, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस फाइंड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जस्ट वही आप करोगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स 15 चाहिए, कर लोगे आप। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम बताओ। तो बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा। एक आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच में क्या बनाने हैं आपको, ऑड इंटीजर से करने हैं आपको। तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसका सम तो निकालना भाई। तो क्या मालूम है आपको, बताइए क्या मालूम है। ए मालूम है 1, डी मालूम है 3 - 1 = 2 और ए मालूम है 49। लेकिन आपको तो एसएन निकालना भाई। एसएन फाइंड के लिए एन चाहिए, तो एन आपको पहले निकालना पड़ेगा। एसएन और एन निकालना जानते हो, कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, L = A + n - 1 × D। L = A + n - 1 × D। L की वैल्यू 49। वैसे तो आप सबको पता है कि 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर 25 और इवन नंबर भी 25, यानी n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 25। बट मुझे डिटेल दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने 25 लिख दिया। तो आपको जानने के लिए ये a तो 1 हो गया, n - 1, d की वैल्यू 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, 48 = 2 ब्रैकेट में n - 1, दैट सिंपलाई n की वैल्यू यहाँ 24 आ गया है, ये 20 पे, और तब SN = n/2 और a + n लगा दोगे तो क्या बनेगा भाई, बता दो। 25/2 ब्रैकेट में 1 + 49 जो भी आएगा आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और आ जाएगा 25 × 25। जस्ट ये आपका क्वेश्चन बन के आता है। फिर से एक बार बात कर लूं मैं, 0 से 50 के बीच में ऑड इंटीजर्स का सम करना था, तो 0 से स्टार्ट करना है और 50 तक जाना, तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 49। ए मालूम है, डी मालूम है, एल मालूम है, एन फाइंड करो। जब एन फाइंड कर लेते हो तो फिर क्या निकाल दोगे, ए मुझे मालूम है 1, डी मुझे मालूम है 2, एल मुझे मालूम है 49, तो फिर ऐसे नॉट फाइंड कर लोगे आप। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके लिए। और इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन से तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद से बोर्ड के एग्जाम के 100% मैं गारंटी देता हूं कि सब क्वेश्चन में से एक न एक रहना ही कंफर्म है, मेरा ये दावा है। क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये सब इतने शानदार है। एपी भी समाप्त हो रहा है वहीं पे, आपका पूरे का एपी का पूरा एक्सरसाइज खत्म भी हो रहा है इसी पे। लेकिन इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। समझिए इसको आप लोग, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सबसे अपने आप क्रिटिकल्स हो जाते हैं ना, जैसे लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से ले लो, या जो भी क्वेश्चंस लेते हो, अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट हो जाते हैं आपके लिए। और उसे समझने के लिए पहले अपने को थिंक करोगे, क्वेश्चन से फॉर्म बनाओ उसका कि सीक्वेंस जो आता है वो एपी के फॉर्म में है कि नहीं, अगर है तो उसको करना कैसे है उसके लिए। और समझिए आप लोग पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर करते रहिए और देखते रहिए, लाइक करिए। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको समझ में आएगा। अगर दोबारा देखेंगे उस वीडियो को तो और अच्छा लगेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी उसमें मैक्सिमम। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और 100% एग्जाम में। ठीक, देखो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन। A contract on construction job specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date as follows। आपके पास एनसीईआरटी बुक आपके साथ होनी चाहिए जिससे आप लोग क्वेश्चन देख पाओ। मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक मैटर देने के लिए प्रयास करता हूं, इसलिए आप सिर्फ अपने बुक्स में देखते रहो। आपको दिया गया है कि कोई कंस्ट्रक्टर है जो इसने किसी चीज को करने के लिए ठेकेदार, समझिए कोई ठेकेदार है
और ठेकेदार ने किसी काम करने का ठेका लिया, बट उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। कैसे पेनाल्टी भरनी पड़ती है? जितने दिनों में उस वर्क को कंप्लीट करने का दिया गया टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया गया था, उस अगर टाइम ऑफ ड्यूरेशन उसने वर्क को नहीं कंप्लीट किया तो उसे पर डे 200, फर्स्ट डे 200, सेकेंड डे 50 रुपीज इंक्रीज कर जाता है पेनाल्टी, यानी 250, नेक्स्ट डे 300, उसके नेक्स्ट डे 350, ऐसे करके पेनाल्टी की चार्ज क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगर उस ठेकेदार ने, कंस्ट्रक्टर ने अगर 30 दिनों तक उस काम को डिले कर दिया तो कुल कितनी पेनाल्टी वो भरेगा? देखिए कितना अच्छे से मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको। यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़िए आप क्वेश्चन को अच्छे से, आपको पता लग जाएगा कि यही पूछा जा रहा है। क्या है कि कंस्ट्रक्टर को कोई काम दिया गया, उस काम को कंप्लीट करने के लिए समय जो दिया गया, उस निर्धारित समय के अंदर उसने नहीं इस काम को पूरा कर पाया तो फिर उसे क्या करना पड़ता है? पेनाल्टी भरना पड़ता है, डिलेड पेनाल्टी। फर्स्ट डे के लिए 200, सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, फोर्थ डे के लिए 350 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। 30 डेज तक उसने डिले कर दिया, कुल कितनी पेनाल्टी भरेगा? मैं आपको चुटकुलों में सवाल बना था, देखिए कितना आसान है। क्या बनाएगा? अगर आप क्वेश्चंस को लिख देते हो तो आपका सीक्वेंस जो बन के आएगा वो देखिए क्या बन के आता है। 200 और कंफर्म है, इसका फॉर्म क्या बनेगा? 80, 200, 250 लिख दीजिए। टोटल मनी, टोटल पेनाल्टी, टोटल पेनाल्टी, पेनाल्टी टोटल क्या हो रहा है? टोटल पेनाल्टी, टोटल पेनाल्टी पेड बाय, पेड बाय, पेड बाय कंस्ट्रक्टर, पेड बाय कंस्ट्रक्टर इन 30 डेज, 30 डेज में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना कि पेनाल्टी भरने कैसा है? टोटल पेनाल्टी 200 फर्स्ट डे, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? 30 टर्म्स डेज, 30 टर्म्स तक, 30 टर्म्स हो गया। अब बताइए ये इक्वल कितना है? 200, डी इक्वल कितना हो गया? 50 और एन इक्वल कितना है? 30 और एस एन इक्वल क्या हो जाएगा? एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1। पूरा एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचाता हूं आप सबको इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोग 100% मार्क्स उठा सकते हैं इसको करके। डी की वैल्यू 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 और जो भी आता है इसकी वैल्यूज कर दो, जितना आता है उतना आर चाहिए। इतनी पेनाल्टी वो क्या करेगा? पेड करेगा। कंस्ट्रक्टर कितनी पेनाल्टी पेड करेगा? 30 डेज में। ए इक्वल टू 200, डी इक्वल टू 50, एन इक्वल टू 30 और एस एन एपी बन गया, सीक्वेंस हमारा बन गया। सीक्वेंस एपी में है और सीक्वेंस का सम निकालने का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और क्लियर आंसर क्वेश्चन को कर दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ये देखिए आपके स्कूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपके स्कूल ने पूरा मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट ने एक 16 नंबर देख लो, सॉरी एक 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लो। सब क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, सब शानदार क्वेश्चन। ए सम ऑफ रुपीज 700 इज यूज्ड टू बी गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। Each prizes is 200 less than its preceding prizes. Find the value of each prizes. समझिए, भले मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के लिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन एक ही सेम बुक चल रही है। चाहे हिंदी मीडियम का हो बच्चा, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, मैंने आपको पूरे हिंदी में एक्सप्रेस करके आपको बता रहा हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ड प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में बता दिया। क्वेश्चन का पूरा मैंने वैल्यू निकाला। क्या बोला जा रहा है? मैं बता रहा हूँ टोटल एमांग से क्वेश्चन का कंप्लीट कंडीशन क्या है कि 700 मेरे पास रुपीज है। किसी भी स्कूल के पास में कितना रुपीज है? 700 इकट्ठा किया। किसके लिए? 7 बच्चों में प्राइज देने का कोई प्रोग्राम बना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ होगा, उस एग्जाम्स में क्वालिफायर बच्चों में से देखा गया कि 7 बच्चे अच्छे हैं, स्कॉलर हैं, उन स्कॉलर 7 स्टूडेंट्स को क्या देना है? प्राइजेस देने हैं। समझिए, स्कूल ने 7 स्टूडेंट्स को प्राइज देने का व्यवस्था बनाया कि 7 स्टूडेंट्स को मुझे देना है, प्राइज देना है। कितने रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करना है? उसके लिए उन्होंने 700 रुपीज को इकट्ठा किया कि 700 रुपीज में इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है? तो पहले बच्चे को जितना देना है, सबसे
मैक्सिमम मनी जिस बच्चे को देनी उससे 20 रुपीज कम उसके अगले वाले को, उससे 20 उसके अगले वाले को, उससे 20 उससे अगले वाले को, ऐसे कुल मिला के 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओ, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े सबसे जो मैक्सिमम मनी होगी वो कितनी होगी, एक्स रुपीज की होगी। लेट मैक्सिमम प्राइस, लेट मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि मैक्सिमम अमाउंट प्राइस क्या एक्स है या ए, मान लो क्या है, ए है। अब बताओ उसके बाद क्या हो जाएगा, हर एक अमाउंट का हमें 20 कम होते जाएंगे ना, तो क्या बनेगा, और ए हो गया, अगला क्या हो जाएगा, ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60, ए माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 120, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। सबको ऐड कर दो, इक्वल टू क्या लिख दो, 700। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइजेस इक्वल टू 700 है। ऐड कर दो, ए प्लस ए माइनस 2 प्लस ए माइनस 40, ए माइनस 60, ए माइनस 80 और ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120 इज इक्वल टू 700। सॉल्यूशन कर दो, 7a निकल के आएगा और ये ऐड करो, 40 60 60 120 120 80 200 200 300 420 इक्वल टू 700। आवर 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1120। सो ये इज इक्वल टू 7 1 जा 7 और 160। अब बताइए, याद हो गया मैक्सिमम अमाउंट की मनी कितनी है, 120। सो अमाउंट है, सो कितने कितने आ गए, 160, कितना आएगा 140 120 100। देखो माइनस कर रहा हूँ, 20 20 20 माइनस कर रहा हूँ, 80 60 एंड 20 कितना आ गया, सॉरी देखो चेक कर लो, 40 है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया अमाउंट ऑफ मनी।